आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे और टेलीविजन चैनल्स पे जया भादुड़ी बच्चन का जो बयान है, जो सदन में उन्होंने दिया, उनका जो गुस्सा लोगों ने देखा है, उनके गुस्से को देख करके पूरे देश में उबाल है। इसके पहले भी जया बच्चन ने एक बयान दिया था, जब कहा था कि कुंभ में लाशों को बहा दिया गया और जो सत्य नहीं था, और वहां से लोगों ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। करोड़ों लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, हजारों कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया का हुजूम वहां पे जमा है, पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी के अन्य ऑफिशियल्स हैं, और पूरा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक तो समझिए दोनों तरफ, गंगा के दोनों तरफ एक प्रकार से लोगों का हुजूम चल रहा है। 200 किलोमीटर तक जाम हो रहे हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के पहले जया बच्चन ने कह दिया कि जो दुर्घटना घटी थी, भगदड़ में जो मौत हुई थी, उसमें लाशों को गंगा में प्रवाहित किया गया, जल में प्रवाहित कर दिया गया और लोगों की मृत्यु के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से झूठ हैं। इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला और एक प्रकार से अपराध किया सनातन के खिलाफ बोल करके। उन्होंने लोगों को डराया, इंटिमिडेट किया कि आप कुंभ मत आइए, अगर आप आएंगे, डुबकी लगाएंगे तो आपको लाशों से वाबस्ता होना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट तो उसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, अब वो सदन में आकर के, राज्यसभा में आकर के जो बयान दिया और जिस प्रकार से वो गुस्से में दिखी, जिस प्रकार से उन्होंने आरपीएन सिंह को डांटा और कहा कि आप लोग बकवास करते हैं, यू वांट टू नो हाउ मच इनकम टैक्स आई पे एंड वी पे, तो इस कहकर, ये कहकर के वो एक प्रकार से फटकार लगा रही थी। और वो कह रही थी कि अभी जब जब आप अपोजिशन में थे तो सरकार को गालियां देते थे, सरकार को बुरा भला कहते थे, अब जब सरकार के साथ हैं तो आप उधर से तारीफ कर रहे हैं। ये सब स्टेटमेंट उनका चल रहा था। लेकिन इसके बाद राज्यसभा में निर्मला सीतारमण आई और उन्होंने एक एक करके उनके एक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया था सरकार के ऊपर कि सरकार बॉलीवुड को ध्वस्त करना चाहती है, तबाह करना चाहती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन बॉलीवुड को कौन ध्वस्त कर रहा है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बताया कि कैसे कंगना रनौत पे कोविड के दौरान दिशा सुशांत की मृत्यु के बाद जो कंगना रनौत ने कुछ बयान दिया, तो उसके बाद उस वक्त की सरकार ने क्या उनके साथ किया। 24 घंटे के अंदर उन्होंने बुलडोजर भेजा और उनके घर को बुलडोज करने की कोशिश की। लेकिन तब बॉलीवुड के ये सभी, ये जो रानी हैं और ये जो सदी के महानायक हैं, राजा हैं, एक प्रकार से बॉलीवुड के एक छत्र राजा, स्वयंभू राजा, लेकिन दुनिया भी उनको रिस्पेक्ट करती है एक्टिंग को सिर्फ लेकर के। मैंने इसके ऊपर कल एक वीडियो बनाया था जिनको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। तो अमिताभ बच्चन ने और जया भादुड़ी ने, दोनों ने कोई बयान नहीं दिया था, मुंह से उनकी कोई जुबान निकली नहीं थी इसकी आलोचना में या उनकी तारीफ में। कुछ भी तो बोलती, न तो सरकार के पक्ष में कुछ बोली और ना ही कंगना रनौत के साथ खड़ी हुई। आप सोचिए, एक महिला एक्ट्रेस के लिए एक महिला सांसद ने कुछ नहीं कहा, और उस वक्त भी वो राजनीति में थी, आज भी वो राजनीति में है, उस वक्त भी वो सांसद थी, आज भी वो सांसद हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने कंगना रनौत के लिए एक शब्द नहीं निकाला। कैसे निकालती? क्योंकि उनको डर था, पिता पुत्र से, बाप बेटे से बड़ा खौफ था। खैर, ये बात तो हुई उनके गुस्से की, लेकिन आज मैं आपको कुछ दृष्टांत देना चाहता हूं। मधुबाला को आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। एक जमाने में लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट थे बीके करंजिया, वो कहते थे कि मधुबाला के साथ किसी भी फोटोग्राफ ने, जिस किसी भी कैमरामैन ने, जिस किसी भी कैमरे ने मधुबाला की तस्वीर ली, वो मधुबाला के साथ न्याय नहीं कर पाया। इतनी खूबसूरत थी, इतनी बला की हसीन थी मधुबाला। एच.जे. खट्टर साहब कहते हैं कि मधुबाला को किसी भी एंगल से आप उसके फोटो ले लो, वो अपने आप में अलहदा फोटो होता है। कुछ लोग तो ये कहते थे कि मधुबाला जितनी खूबसूरत है उतनी ही शालीन है। अब इसमें कुछ लोग कंपटीशन करते थे, वो शालीन ज्यादा है या खूबसूरत ज्यादा है। अब कल्पना कीजिए कि मधुबाला के बारे में इस तरह की बात हो रही है। एक तरफ तो उनकी खूबसूरती, एक तरफ उनका एक्टिंग और एक तरफ उनकी शालीनता। लोग कह रहे हैं कि शालीन वो ज्यादा थी या खूबसूरत ज्यादा थी, ये पता नहीं चलता था। और एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं मोहम्मद रफी का, लेकिन पहले मधुबाला के बारे में बताएं। मधुबाला को सिल्वर स्क्रीन का, कम से कम बॉलीवुड में, कहा जाता था
हॉलीवुड की मार्लिन मुनरो और ग्रेटा गार्बो, इनसे उनकी तुलना की जाती थी। मार्लिन मुनरो के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सबको मालूम है कि कितनी हसीन थी हॉलीवुड की, लेकिन मार्लिन मुनरो एक सेक्स सिंबल के रूप में जानी जाती थी। वैसी मधुबाला नहीं थी। मधुबाला एक खूबसूरत, शालीन, सौंदर्य से पूर्ण एक महिला थी, एक एक्ट्रेस थी। तो पूरा सम्मान भी था। उनको कोई अपने शरीर को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। पूरे बदन, ढके हुए बदन में मधुबाला मार्लिन मुनरो के आगे निकल जाती थी, ग्रेटा गार्बो के आगे निकल जाती थी। कहते हैं कि 1952 में एक सर्वे हुआ और सर्वे में, फिल्म फेयर का सर्वे था और उस वक्त सर्वे हुआ, सर्वे में आया कि बॉलीवुड की जो 4-5 हसीन महिला थी, एक्ट्रेस थी, अदाकारी थी, उसमें 4वें नंबर पे, चौथे नंबर पर मधुबाला थी। पहले नंबर पर नरगिस थी, दूसरे नंबर पर मीना कुमारी थी, तीसरे नंबर पर आ, आ, एक राय करके नाम मैं भूल रहा हूं उनका, वो रॉय थी, और चौथे नंबर पे मधुबाला थी। ये 4 एक्ट्रेस 1952 में, लेकिन यही 1990s के बाद जो एक सर्वे आया उसमें मधुबाला पहले पायदान पर थी। इसी फिल्म फेयर का वो सर्वे था। मधुबाला इतनी हसीन, इतनी शालीन, कभी लोगों ने मधुबाला को गुस्से में देखा नहीं, कभी नहीं देखा। एक लोग दृष्टांत देते हैं मधुबाला के बारे में कि जब मधुबाला और दिलीप कुमार का प्रेम संबंध चल रहा था, लंबा चला, 8 साल तक चला। जब इन दोनों के बीच में रिश्ते खराब हुए तो मुगले आजम शूट किया जा रहा था और मुगले आजम में एक सेंसुअस सीन करना था। लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच में झगड़ा है, बातचीत बंद है। खैर, ये तो एक्टिंग की बात है। मैं सिर्फ इसलिए ये दृष्टांत दे रहा हूं, मधुबाला के बारे में बता रहा हूं। मधुबाला से किनको सीखने की जरूरत है? ऐसी अदाकारा जिनकी तारीफ में जर्नलिस्ट हो, कथाकार हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सबके सब तारीफ करने के लिए लाइन लगा दें। अगर लोगों को कहा जाए कि मधुबाला के बारे में कुछ बोलिए, तो लाइन में लग करके लोग बोलना शुरू कर देंगे। 36 वर्ष की आयु में मधुबाला इस दुनिया को छोड़ गई, लेकिन 36 वर्ष में आप समझिए कि 40,000 वर्षों का एक ऐसा वो प्रभाव छोड़ गई हैं जिसकी चर्चा आज भी हम स्टूडियो में बैठकर कर रहे हैं और जिसके लिए हम नसीहत देने की बात कर रहे हैं। किनको? जिन्होंने कहा कि आप बकवास कर रही हैं उच्च सदन में बैठ करके। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भी एक अदाकारा है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं मोहम्मद रफी के बारे में। रफी साहब के बारे में, ये सदी के महानायक, जिनको आज मैं छोटा बी कह रहा हूं, नॉट बिग बी, क्योंकि मुझे उनमें कोई बिग बी की कोई पहचान नहीं। एक्टिंग के मामले में मैं उनकी तारीफ करता हूं, बहुत अलहदा एक्टर हैं, जितना उनको प्यार मिलना चाहिए एक्टिंग को लेकर के मिल रहा है। लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था अमिताभ बच्चन के बारे में, उनके गुरूर के बारे में, वो कैसा व्यवहार करते हैं उसके बारे में, उनके साथ जिन्होंने उनको मदद किया उनके साथ उनका कैसा व्यवहार रहा उसके बारे में। मैंने नहीं, जिन जिन लोगों ने कहा उनके सौजन्य से मैंने कहा। महमूद के बारे में बताया था आपको, मैंने अमर सिंह के बारे में बताया था आपको, मैंने उसके बाद कादर खान के बारे में बताया आपको। जिन जिन ने उन्हें मदद की उनके बारे में, उनकी वो क्या कहते थे अमिताभ बच्चन के बारे में, खुद महमूद ने कहा कि अमिताभ, आपने जो मेरे साथ किया कभी और किसी दूसरे के साथ मत कीजिएगा। लेकिन खुद ये अमिताभ बच्चन एक शख्स की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। एक तारीफ में तो ये से वो लता मंगेशकर की तारीफ में बहुत अलहदा सब बातें कह रहे थे एक कार्यक्रम में, लेकिन उनसे जब पूछा गया, स्वयं अमिताभ बच्चन से जब पूछा गया कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे शालीन, सबसे सौम्य आपको एंड द मैन ऑफ कैरेक्टर किसे आप कहते हैं, तो ये स्वयं सदी के महानायक, जिसे मैं छोटा भी कह रहा हूं, उनका कहना था कि मोहम्मद रफी से शालीन, मोहम्मद रफी से सौम्य, मोहम्मद रफी से मैन ऑफ कैरेक्टर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी को देखा नहीं। अब सवाल है कि स्वयं ये छोटा बी जब समझ रहे हैं कि मोहम्मद रफी शालीन है,